नमस्कार। डिजाइन न्यूज के विशेष कार्यक्रम कोरोना की तीसरी लहर बढ़ता कहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। यूरोप में लॉकडाउन है, भारत में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक कर इसको लेकर एक रणनीति बनाई है और उन्होंने कहा है कि संक्रमण दर को कम रखा जाए, संक्रमण दर को कम करने की कोशिश की जाए। अस्पतालों में जगह नहीं है, आईसीयू बेड्स लगभग पूरे हो चुके हैं और इस सब से हमारा मध्य प्रदेश और इंदौर शहर दोनों अछूते नहीं हैं। प्रशासन चिंतित है, रोज नई रणनीति बना रहा है। नर्सिंग अस्पताल्स को, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को, नर्सिंग कॉलेज को भी अस्पतालों में परिवर्तित किया जा रहा है और वहां मरीज भर्ती करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। जरूरत जागरूकता की है। हम सब जानते हैं कि मास्क लगाकर, डिस्टेंस बनाकर यानी सुरक्षित दूरी बनाकर और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोकर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन बाजारों में बेपनाह भीड़ है, बेतहाशा भीड़ है। त्योहार के कारण भी थी और बेवजह भी थी। हमारा स्वभाव है, हम बिना बात को घर में रहना पसंद नहीं करते, बिना बात को बाजार में जाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, भीड़ लगाते हैं और उसकी वजह से ये संक्रमण फैल रहा है। और हालत ये है कि इंदौर शहर में 650 के करीब मरीज पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं। आंकड़ा 40,000 के आसपास पहुंच चुका है। सक्रिय मरीजों की संख्या 4 से 5,000 के बीच में जा रही है। मरने वालों की संख्या 750 के आसपास पहुंच चुकी है। ये सही है कि ठीक होने वाले भी 35-36 हजार लोग हैं, जिनमें से ये नाचीज भी शामिल है। लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं है और इस खतरे का कैसे सामना किया जाए, इस खतरे को कैसे टाला जाए, खुद को और परिवार को और अपने दोस्तों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर योगेश शाह। आप वरिष्ठ फिजिशियन हैं और देश विदेश में व्याख्यान के लिए जाते रहते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन इन दिनों अनेक कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 9 महीने में उन्होंने हजारों मरीजों को ठीक किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर शाह, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों केवल कोरोना का कहर नहीं है, लेकिन कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया भी अपने पैर पसार रहा है और लोग बुखार तीनों में आता है, तेज बुखार तीनों में आता है, हाथ पांव भी लगभग तीनों में दुखते हैं और ये समझ में ही नहीं आता कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है या ये कोरोना है। तो 2 सवाल है मेरे एक ही सवाल में। एक तो मैं चाहूँगा कि ये तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, कैसे इसमें अंतर किया जाए और तीनों को हम कैसे निपट सकें। एक विस्तार से मैं आपका जवाब चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आम आदमी, पढ़े लिखे में भी और जो अनपढ़ है उनको भी ये तकलीफ तो है कि इन सब चीज़ों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, क्योंकि सभी के लक्षण समान है। मतलब सभी को इसमें ठंड लगती है, बहुत हाथ पैर दुखते हैं, काफ़ी सिर दर्द होता है, किसी किसी को फ्लू में खांसी जुकाम पहले नहीं होता था, आजकल मलेरिया का भी पैटर्न बदल गया है। इवन जो एंट्रिक फीवर, टाइफाइड फीवर है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, उनका भी पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। पहले में जब हम लोग पढ़ते थे और अभी सिम्टम्स भी चेंज हो गए, ट्रीटमेंट भी चेंज हो गया है। अब आप देखें, बहुत सी बार क्या होता है, लोग बाग शुरू में ही पहले दिन ही विडाल टेस्ट और दूसरी टेस्ट करके आ जाते हैं। देखिए, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है लगभग 7वें-8वें दिन के बाद में। टाइफाइड अगर आपको हो तो कराना चाहिए, टाइफाइड के लिए रहता है टेस्ट। पर शुरू में यदि रैपिड टाइफाइड टेस्ट एक वो जो अलग रहता है, किंतु लोग बाग ये टेस्ट करके, अच्छा ये जो टेस्ट है ये स्पेसिफिक नहीं है। यदि आज भी देखें तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, वायरस, इसकी कोई डेफिनेट टेस्ट अवेलेबल नहीं है। डेंगू, वायरस, ये सब डेंगू और ये सब वायरस से ही है। कोरोना भी स्वाइन वायरस फ्लू, है। कोरोना, ये सब वायरस है। पर कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है करके आप कह दो कि भाई यही है, अनलेस आपको ब्लड कल्चर में मालूम पड़े। जो वायरस है तो वायरोलॉजी लैब में होते हैं वो, अदरवाइज ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही रहता है। होता क्या है कि अब जैसे आपने बताया कि वायरल फीवर सपोज हुआ, हेडेक, बॉडी एक हुआ,
वायरल फीवर है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, फिर भी अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, जबकि काउंट नॉर्मल है तो एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर तो 1। मेरा सवाल ये कि अपन कैसे अंतर करें मलेरिया, डेंगू और कोरोना। अब ये सबसे अच्छा सवाल है कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। ये एक जो क्वालिफाइड फिजिशियन है, आप पहले उनसे संपर्क करें, देखें कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करता है। इसमें सबसे सिंपल जवाब है, मात्र पैरासीटामोल टेबलेट दीजिए, आप कोई भी दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास डेंगू वायरल के बहुत से मरीज आते हैं, मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, पैरासीटामोल, यदि उनको ज़रूरत रहे एंटासिड वो दें, बुखार उतारने की। मैं कहता हूँ यदि वो भी आप टॉलरेट करते हो तो वो भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं ले। जैसे इसमें जो दर्द निवारक गोलियां रहती, कॉम्बीफ्लेम, ब्रूफेन, ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में प्लेटलेट्स कम करती है दवाइयाँ। इसमें यदि ये भी दवाई ना लें तो भी मरीज अपने आप ठीक होगा। उसको पहले ऑब्जर्व करें, क्वालिफाइड फिजिशियन से अपना इलाज कराएं। होता क्या है, वो टाइफाइड पहले दिन ही टाइफाइड घोषित, दूसरे दिन टाइफाइड घोषित कर दिया जाता है। कभी वो मोती बाबा का पानी पीता है। काउंट डाउन के लिए हम बहुत डर रहे हैं, हमको काउंट के लिए हम बहुत डरते हैं। ब्लड काउंट, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे ये एक 2020 का मैच चल रहा है कि 2 ओवर 26 रन, 4 बॉल 18 रन, वैसा हम काउंट करते रहते हैं ब्लड को। ये क्या चक्कर है? देखिए, आपको आपके फिजिशियन पे विश्वास रखना है, जो प्लेटलेट्स का है, शायद आप प्लेटलेट का पूछना चाह रहे हैं, प्लेटलेट काउंट, और एक WBC काउंट। आजकल लोगों को WBC काउंट भी कोरोना के बाद समझ में आने लगा है। देखिए, वायरस में काउंट कम रहते हैं, जो भी वायरल फीवर है, आपका डायग्नोसिस बड़ा क्लियरली हो जाता है कि कुछ चीज़ नहीं है, तो आप सिंपल पैरासीटामोल और एक गोली देके मरीज को घर भेज सकते हैं, और उसको एश्योर कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या कुछ भी नहीं लें। आजकल मैंने देखा बहुत से लोग एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन तो बिना मतलब परामर्श के घर पे लेना शुरू कर देते हैं। आते हैं तभी पता पड़ा कि 3-4 दिन से ले ही रहा है। इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 मैंने बताया, पैरासीटामोल भी यदि आप बुखार टॉलरेट कर सकते हो, आपको हेडेक बॉडी एक नहीं है, आपको भले 101 102 बुखार है तो भी लेने, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ये केवल आपको एक सिम्टोमेटिक ऊपरी तौर पे आराम देगा, इससे कोई आपकी बीमारियां वो कम नहीं कर रहा है, क्योंकि वायरस है, वो अपने आप जाएगा। तो इसलिए वो दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं है यदि वो टॉलरेट कर सकते हैं तो। प्लेटलेट्स का जहाँ तक सवाल है, मैंने बहुत देखा है कि लोग बाग प्लेटलेट्स के नाम पे बिना बात अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। यदि मैं 100 मरीज लूँ कि जिनके प्लेटलेट्स कम है, तो हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 होंगे जेन्युइन जिनमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम होगी और फिजिशियन को लगेगा कि इसको एडमिट होने की ज़रूरत हो तो भर्ती हो। बिना बात भर्ती हो जाते हैं और काफ़ी खर्च हो जाता है उन लोगों का। मानसिक त्रास का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कितना उसको आप कहाँ से गिनेंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। जांच को हमको अवॉइड करना चाहिए पहले। नहीं, जांच तो ठीक है, आप एक ब्लड काउंट किया है, यदि फीवर है, पर वो भी पहले दिन करने की जरूरत नहीं। यदि फिजिशियन को लगता है तो आप करवाएं, फिजिशियन की सलाह पे करवाएं, फिजिशियन की सलाह पे कराएं। अब जैसे मैं देख रहा हूँ अभी मेरे ख्याल से 50% CT स्कैन चेस्ट जबरन के हो रहे हैं, बिना बात के हो रहे हैं। पहले मतलब लगता है कि हम जिस दिन कोरोना का टेस्ट करवाते हैं या जिस दिन हमारा कोरोना पॉजिटिव आता है उसी दिन हम चले जाते हैं टेस्ट करवाने। होता क्या है कि जो यंग बॉयज हैं इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, उनको हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती है, कोरोना का भय गूगल पे पढ़ के, व्हाट्सएप पे पढ़ के इतने ज़्यादा डर गए। मैंने एक फीमेल पेशेंट देखी 18-20 साल की, 2 दिन में 2 CT स्कैन हो गए उसके, जबकि CT स्कैन जिन्होंने किया शायद उन्होंने ही बोल देना था कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, काय को करवा रहे हैं CT स्कैन। मैंने उसको बोला, एश्योर किया कि आपको कुछ नहीं होगा, मेरी जवाबदारी, हम जवाबदारी नहीं ले सकते पर मेरे को मालूम है कि इसको कुछ भी नहीं होना है। अब अननेसेसरी वो इतना स्ट्रेस में, माँ बाप स्ट्रेस में, और इतने कुछ 1000 रुपए के 2 CT स्कैन हो जाते हैं 2 दिन में, और उसका 2999 रुपए का CT स्कैन होता है, 3000 कोई 6000 सब अलग अलग। तो बड़ा एक मतलब, और जिसकी कोई ज़रूरत 0.1% भी नहीं है। तो ये जो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन के चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के चक्रव्यूह में घुसते हैं, ये कतई गलत है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक फिजिशियन नहीं बोले नहीं कराएं। मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो गए तो कितने दिन बाद CT स्कैन कराना चाहिए? देखिए, आइडियली क्या है कि 4थे-5वें दिन करें एक बार। बहुत सी बार होता है कि आपने इनिशियल स्टेज में CT स्कैन करवा लिया, पता पड़ा कि उसको 5% है या 10% है लंग का इन्वॉल्वमेंट।
अब आप 7वें 8वें दिन जब वो पीक पे होता है चीज़ें, फिर कराओगे, पता पड़ा 40-50% हो गया, तो पेशेंट के अटेंडेंट को लग रहा है कि साहब हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, ये 10% का 40-50% कहाँ से हो गया? क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये जो हम लोग कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, कोरोना का कोई इलाज नहीं है भी नहीं ना, मैंने आप कोई कहाँ पूरे से वर्ल्ड करेंगे में कोई इलाज नहीं हाँ। है। जो निमोनिया है उसको अपने को कवर अप करना है। क्या है कवर अप करना? ऑक्सीजन लेवल। पूरी लड़ाई जो है वो फेफड़े बचाने की है। फेफड़े बचाने की। फेफड़े जो ऑक्सीजन नहीं है वो अपन बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो दवाइयाँ चल रही है ये सब एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन है। और सर इसलिए मेरा सवाल ये है कि जब कोरोना की कोई दवाई नहीं आई है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो सर ये लाखों रुपए का बिल जो हम लोगों का अस्पताल में बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं ये सब ज़्यादातर काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं। ये सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। रेमडेसिविर जो है वो 2500 रुपए का इंजेक्शन बरोबर है। 2500 की भी आ रही है, अभी वो अवेलेबल नहीं थी। 2800 के तो 5,500 के 70,000 रुपए तक की बिकी ब्लैक में बिकी। लेकिन सर रेमडेसिविर अगर 2500 रुपए की है और सामान्यतः 6 इंजेक्शन लगते हैं, एक बार में डबल लगता है, 2 लगते हैं, फिर 5 दिन तक एक लगता है, 6 इंजेक्शन लगते हैं, बरोबर है। तो 25 के 6 लगते हैं तो सर 15,000 हुए। बरोबर। लेकिन बिल बनता है 3 लाख 3.5 लाख, और मुझे क्षमा करें एक अस्पताल ने तो 50 लाख का बिल बना दिया है एक मरीज का। तो ये सर इतने बिल कैसे बन रहे हैं? देखिए क्या होता है कि केवल रेमडेसिविर का खर्चा नहीं होता है, किट का भी खर्चा होता है। किट, अब वो बोले एक किट पे इनके डॉक्टर, ऐसा नहीं है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3-3 पूरा स्टाफ रहता है, 8-8 10-10 लोग का स्टाफ होता है, दिन भर में 60-70 किट लग जाती है। तो पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि कितनी किट लग रही, नंबर 1। नंबर 2, केवल ये नहीं है, रूम रेंट भी होता है। फिर मान लो आपको बाईपेप की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है पर डे। सपोज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगा, उसका और फिर खर्चा बढ़ जाता है। तो ये सब खर्चे भी जुड़ जाते हैं उसके साथ में। अब हर आदमी को लगता है कि साहब वो 50,000 वाला मेरे परिचित को लगा इंजेक्शन और वो ठीक हो गया, आप इनको क्यों नहीं लगा रहे हो? देखिए 10 पेशेंट है, 10 का अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। टोसिलिजुमेब जो लगता है, तो ये भी सब एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। नहीं, किसी ने भी नहीं किया। देखिए हर 2-4 के लिए मना कर रहा है WHO। देखिए WHO मना कर रहा है रेमडेसिविर के लिए। जो अमेरिका की कंपनी बना रही है वो कह रहे हैं कि देना चाहिए। डॉक्टर्स में भी मतभेद है। जैसे हम लोग कर रहे हैं रेमडेसिविर, कोई 5 दिन दे रहा है, कोई 10 दिन दे रहा है, कोई 14 दिन भी दे रहा है रेमडेसिविर। वही तो मैं तो यूजुअली 5 दिन से ज़्यादा नहीं देता हूँ। तो ये हर एक का अपना अपना प्रोटोकॉल है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो ये खर्चे उस हिसाब से फिर बढ़ते जाते हैं। और इसमें सर डॉक्टर, क्षमा करें आप बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, लेकिन सर डॉक्टर आता है आपसे बात करता है, आपको छूता तक तो है नहीं वो, और हर बार उसकी 2,500 रुपये फीस लग जाती है। वो कम से कम 10 दिन आता है, 10 दिन में वो 25,000 रुपये ले आता है। सिर्फ ये पूछता है कि आपके हालचाल क्या है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, आपका वो क्या है, उसके साथ एक जूनियर आता है। तो सर ये भी फीस ज्यादा नहीं है क्या? देखिए वो अपनी जान जोखिम में डाल करके और पेशेंट देख रहा है अंदर जा कर के, ठीक है। अब ये सब चीज़ अलग अलग है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन देखो हमको तो लगता है तो कम से कम हम चेस्ट तो ऑस्कल्टेट करते ही हैं, ठीक है। कम से कम मैं तो नहीं डरता हूँ। मैं मेरे क्लिनिक में भी ब्लड प्रेशर भी लेता हूँ, चेस्ट भी देखता हूँ। पता पड़ता है बाद में पॉजिटिव भी कभी निकल आते हैं कोई दूसरे केसेस। तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिफर करता है। आज देखिए मेजॉरिटी डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे हैं, गलत है, करना चाहिए। उन लोगों ने घर पे नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल सोचना है। ये भी आम आदमी की कि मतलब जो डॉक्टर्स लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर को बहुत कम मिल रहा है। कोरोना में जो सबसे ज्यादा कमाई हो रही है, जो माल कूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, वो अस्पताल वाले बना रहे हैं। 31,000 रुपए का कमरा है, 31,000 रुपए का पैकेज है रोज का, किसी का 50,000 रुपए का रोज का पैकेज है, किसी का 60,000 रुपए रोज का पैकेज है, और जगह खाली नहीं है। आपको विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से फोन लगवाने पड़ रहे हैं, तब आपके एडमिशन हो रहे हैं। तो पैसा बना रहा है अस्पताल, बदनाम हो रहा है मेडिकल पेशा, बदनाम हो रहे हैं डॉक्टर। ये सच नहीं है? हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक ये चीज़ तो होती है कि डॉक्टर जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, हार्डली उसके हाथ में 5-7% आता है। यदि आपका 100 रुपये का बिल बनता है तो उससे ज़्यादा बाकी जाता है हॉस्पिटल वालों, दवाई और अस्पताल वालों, नेचुरली, क्योंकि उनका उतना इन्वेस्टमेंट और ये सब रहता है हॉस्पिटल्स का।
तो ये एक बड़ा उसमें एक बड़ा उसका कारण रहता है। दूसरा सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि, और दूसरी खबरें भी ये हैं कि जो दूसरे बीमारियों के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, कभी कभी चोट लग जाती है, कभी हल्का बुखार यूं ही आ जाता है, वायरल बुखार आ जाता है, ये मरीज 60 से 75% मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। ये तो इंदौर के डॉक्टर्स बहुत भले हैं, बहुत अच्छे इंदौर के डॉक्टर्स हैं जो फ़ोन पर अपने पुराने पेशेंट्स को इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सर, देश में दूसरे हिस्सों में, प्रदेश में दूसरे हिस्सों में तो ये हालत है कि डॉक्टरों ने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं, अपने क्लिनिक बंद कर रखे हैं और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। इंदौर में ही एक बहुत ही नामचीन वकील सिर्फ इसलिए चली गई कि उनको समय पे इलाज नहीं मिला। हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, उन वकील के परिवारों ने लगाया। तो ये स्थिति क्यों बन रही है कि दीगर बीमारियों के, दूसरी बीमारियों के 60% मरीज बिना इलाज के, ऑपरेशन उनके हो नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशन टाल दिए गए, बहुत अर्जेंट इमरजेंसी हो तो ऑपरेशन हो रहा है, वरना ऑपरेशनों को टाल दिया गया। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जो पिछले 7 महीने से 8 महीने से हार्निया के ऑपरेशन का इलाज का इंतजार कर रहे हैं। ये सब विकट स्थितियां क्यों बन रही है? देखिए क्या हो रहा है, बहुत से केसेस प्री ऑपरेटिव जब हम लोग चेकअप करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि उनका कोरोना टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HIV सब टेस्ट होते हैं प्री ऑपरेटिव, एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोफाइल होता है ऑपरेशन के पूर्व का। पता पड़ा कि वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है तो नेचुरली आप 4 से 6 सप्ताह फिर वेट करेंगे कि भाई ठीक है टोटल ये सेफ हो जाए, क्योंकि जो एब्डोमिनल सर्जरीज है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्जन्स को, एनेस्थेटिस्ट और स्टाफ को ये संक्रमण फैलने के, इसलिए उतना अवॉइड करते हैं। तो फिर जाहिर है, और ये पता पड़ा, मतलब ये है कि इंसिडेंस इसमें सबसे ज़्यादा है GI सर्जरी में, जो पेट की सर्जरीज होती है उसमें इंसिडेंस फैलने के सबसे ज़्यादा है बजाय अदर सर्जरीज के। पर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डिफर करने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर्स को भी जरूरत नहीं है डरने की। टेस्ट करवा लीजिए, अगर वो नेगेटिव है तो उसका ऑपरेशन बिल्कुल करना, नहीं कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक, मैं तो नहीं हो रहे हैं, शायद कुछ गिने चुने केस होंगे, बाकी जो जेन्युइन है हो रहे हैं ऑपरेशन। मैं जिस मरीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर, उन मरीज को हार्निया का ऑपरेशन होना है और 7 महीने से उनको ये कहा जा रहा है कि कोरोना खत्म हो जाए फिर करते हैं, दवाइयां दी जा रही है। दवाइयों का तो कोई, देखिए हर्निया में दवाई का कोई काम ही नहीं है। वो जो चीज बढ़ गई वो तो काटना पड़ेगी। हाँ, वो तो बिना सर्जरी, मतलब दवाई से तो कोई उसका अर्थ ही नहीं है। 7 महीने से उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। बड़ा मुश्किल ही है मेरे लिए भी कहना कि कैसे हुआ, बट नहीं, सब लोग कर रहे हैं लगभग सर्जरीज, जहाँ जरूरी है बिल्कुल हो रही है। अभी मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे का फ्रैक्चर हुआ, कोरोना था, नेगेटिव आया, कल ही ऑपरेट हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं। सर, ये कोरोना की जो तीसरी लहर आई है, ये दिसंबर में कितनी घातक होगी? आप अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से कुछ इसका अंदाज लगा पा रहे हैं? देखिए अभी जो ये एक पहली चीज तो ये समझें, कोरोना से डरने की कतई जरूरत नहीं है। शायद ये मैं 10 बार इसके पहले भी कह चुका हूँ, सावधान रहने की जरूरत है। सबको मालूम है, सबको सब चीज मालूम है। देखिए कोरोना लोग बाग जैसे पॉजिटिव आते हैं, इतनी हार्ट रेट बढ़ जाती, इतने डर जाते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स चालू कर देते हैं। पहले तो ये देखो, हार्डली एक मरीज में हम लोगों को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती, बाकी अपने आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। ये जो थर्ड वेव अभी आई है, इसमें सीवियर केसेस बहुत ही कम हैं, ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट है। वो भी जो मेरे अनुभव से यदि मैं कहूँ तो ज़्यादा, बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापन है, डायबिटीज़ है, या जो बहुत ओवर एंग्शियस है, बहुत एंग्जाइटी, मतलब जो बहुत ज्यादा चिंता, घबरा जाते हैं पेशेंट, उनको हार्ट पे लोड आकर के और उनकी जान को जोखिम बढ़ता है। अदरवाइज तो वो आराम से ठीक हो जाते हैं। डायबिटिक है, सीवियरली डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड है, ओबीस बहुत है, और ये मैंने देखा इन 3 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो भी खतरा है, पढ़ बुजुर्गों को भी खतरा। हाँ, बुजुर्गों को, वो तो एक एज और ये सब चीजें हैं, पर इन 3 में मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु की दर ज्यादा होती है। जो डायबिटीज है, ओबीस है, मोटे हैं, और जो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती। पता पड़ा उनको कार्डियक इवेंट हो जाता है, और कोरोना से तो कुछ नहीं होता है, फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, कार्डियक इवेंट से डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ अवॉइड करें। खैर उनको समझना चाहिए कि इससे डरे नहीं। दिसंबर में जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो क्या, देखिए मैंने वही बताया कि यदि मान लो हो रहा है अभी जो माइल्ड टू मॉडरेट केस, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर केस, मतलब फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट जो है अभी 20, 30, 40, 50% से ज़्यादा
के नहीं मिल रहे हैं। जो शुरुआत में 80, 90, 95% मिलते थे वो बहुत कम है, उनका जो परसेंटेज है बहुत कम है। तो वो भी यदि टाइमली आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होते हैं। कोई ऐसी बात हार्ड नहीं। इम्यूनिटी के बारे में क्या कहेंगे? हम बहुत सारे लोगों को 9 महीने से कोरोना से, हम इंदौर के लोग जूझ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, वो एक बार कोरोना को मात दे चुके हैं। क्या उनमें कोई हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, या हम कोरोना मरीजों के बीच में रहते हैं तो क्या हम लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? देखिए डेफिनेटली डेवलप हुई है। यदि हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें हमारी कंट्री को, तो हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बहुत कम है, डेथ रेट भी बहुत कम है। यदि उनसे कंपेयर करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन, तो डेफिनेटली हमारा इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली ज़्यादा है। तो हार्ड इम्यूनिटी बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल वो बन रही है। नहीं तो अदरवाइज अभी तो ये हालत होती कि शायद अस्पतालों में क्या सड़क पे जगह नहीं मिलती। सर एक सवाल मैंने डॉक्टर सलील भार्गव से भी किया था और आपसे भी करना चाहूँगा। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो कितने सुरक्षित हैं? देखिए ये जो रिकरेंस की बात चल रही है, सही बात है, हर आदमी डरा हुआ है कि वापस से होगा तो नहीं। चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, यदि हुआ तो भी मैं नहीं सोचता कि ये फेटल मतलब घातक रहेगा। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका हवा पालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जो वायरल फीवर का एक SGPT टेस्ट बहुत कॉमनली होता हाँ है, जिसको और लीवर का लोग टेस्ट करवाते हैं। तो 40 उसका अपर लिमिट रहता है, किसी का 60, 70, 80 आ गया तो कोई भी जो नीम हकीम के पास जाता है वो बोलता है कि अरे आपका तो लीवर खराब हो चुका है, आपके लीवर पे सूजन है, आपका ये होगा, अभी इमीडिएटली भर्ती हो जाओ। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इससे बिल्कुल नहीं डरे। ये पीलिया दवाई से भी हो जाए, नहीं वो पीलिया के वक्त वो चीज अलग हुई, किंतु वायरल और नॉन स्पेसिफिक दवाइयों से और उससे भी बढ़ जाता है। तो अपने देश में इस SGPT का सिग्निफिकेंस नहीं है अनलेस 5 टाइम्स नॉर्मल से हो और वो फिजिशियन इंटरप्रेट करेगा। तो ये देखा मैंने, बेचारे डरा धमका करके और बिना बात के भर्ती हो जाते। मेरा ऑब्जेक्शन वही है कि जो वायरल फीवर में, डेंगू में, अनलेस फिजिशियन को लगे कि इसको एसोसिएटेड कुछ है तो वो एडमिट करेगा, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेंगू में SGPT यदि बढ़ा हुआ है या टाइफाइड है, बुखार ज्यादा नहीं है, वायरल फीवर है, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, भर्ती होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग बाग ड्रिप लगवाते रहते हैं बेचारे, ये जो पेरीफेरी में दिन भर के 500-500 हजार, ग्रामीण क्या इवन शहर में अपने आप पे देखेंगे तो ये हालत है। नीम ड्रिप लगाते रहते बिना बात की, और जो काम उनका 2 रुपए 10 रुपए में होना है उसके 1000 रुपए लग जाते हैं। ये बहुत गलत होता है। ये तो सर ये जो आपने हार्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया, आपने मलेरिया के बारे में बताया, डेंगू के बारे में बताया, विस्तार से आपने बताया, दूसरी सब बीमारियों का इलाज के भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर फिर भी अगर मान लीजिए कि किसी को दूसरी बार भी ये बीमारी हो गई तो ये संभावना है कि उसको दूसरी बार जो होगी तो वो बहुत ज्यादा घातक तो नहीं होगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोई रिपोर्टेड नहीं है ना, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। आप आपके फिजिशियन के टच में रहिए, देख लेंगे, CT स्कैन यदि जरूरत रहेगी वो करवाएं, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग बाग हर 3-3, 4-4 दिन में जो CT स्कैन कर रहे हैं गलत है। सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो आप कोरोना वीर नहीं हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम बिना मास्क के, बिना दूरी के घुस जाएं। वो आपको सावधानी रखना जरूरी है। मतलब मुगालते में मत रहिए, किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोरोना होकर आप ठीक हो गए तो भी सावधानी बरतने की जरूरत है डॉक्टर साहब। इसके अलावा खुराक वगैरह में हमको कैसा क्या रहना चाहिए, और रेगुलर हमारी दिनचर्या कैसी रहना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, ताकि हम कोरोना से बचे रहें? देखिए वो ही जो एक्सरसाइज सबसे अच्छी, जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा ही तकलीफ देती है। मैंने बताया ना, जो ओबीज है, जो ओवर एंग्शियस है, उनमें ज़्यादा तकलीफ होती है। आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, कोई बात नहीं, विटामिन्स लेने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में 80 जून लोगों को 1 जून शायद खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है, एक टाइम खाना भी नहीं मिलता है। तो कौन से उन लोगों के लिए 20-25 रुपए की जो विटामिन की गोली है, यदि वैसा ही होता अमेरिका में, मेरे ख्याल से शायद हर घर में आपको विटामिन के डब्बे मिल जाएंगे। हमारे जो इंडियंस है वहाँ पे वो भी विटामिन खाते रहते, फिर भी वहाँ की डेथ रेट देख लीजिए, हमारे से 10 गुना है, 20 गुना है।
तो देखिए विटामिन से कंपनी को ताकत आती है, मरीज को नहीं आती है। क्या बात है, बहुत 20-25 खूबसूरत रुपए, बात यदि है। आप 25 रुपए का विटामिन खरीद रहे हो, मेरे ख्याल से उतने का दूध फल फ्रूट खा लेंगे, आपको ताकत रहेगी। विटामिन की कब जरूरत है? यदि आपको कोई बीमारी है कि टीबी है, कैंसर है, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, साथ में दे रहे हैं, तो फिजिशियन की सलाह पे लें, बिना बात विटामिन के चक्कर में ना पड़े। आज आप देखें कि जो बेचारे रोड साइड गड्ढा खोदते हैं, यदि हम उनका खाना देख लेंगे तो शायद हमको त्रास होगा कि ये क्या खाना खा रही है लेडी, या जो आदमी है उसका अपन टिफिन देख लोगे, शायद आप उस दिन मन आपका खराब हो जाएगा। तो क्या वो शाम को उसी गड्ढे में गिर जाते हैं? नहीं गिरते हैं। कोई कमजोरी तो नहीं आती है, हमसे 10 गुना काम कर लेते हैं। हम इतने विटामिन खाते हैं, 10 बार खाना खाते हैं, और उसके बावजूद हमको कमजोरी होती है। ये कमजोरी केवल मानसिक ज्यादा होती है, शारीरिक कम होती है। आपको लोग भाग 14 हीमोग्लोबिन है, बोले साहब मेरे को कमजोरी है, चक्कर आ रहे, मेरे को विटामिन लिख दो। अरे भाई वो लाल बोतल 10 रुपए की बोतल तू 150-200 रुपए में ले रहा है, क्या मतलब है? पेशाब से बाहर निकल जाएगा, बहुत कंपनी को धन्यवाद ताकत आएगी। डॉक्टर योगेश शाह, हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उन्हें कोरोना का जरा सा भी भय हो, अगर वे पॉजिटिव निकल जाएं, अगर उनके परिवार में कोई पॉजिटिव निकल जाए, तो डॉक्टर योगेश शाह का ये इंटरव्यू उनको देखना चाहिए, ताकि उनका डर छूमंतर हो जाए। डॉक्टर योगेश शाह शायद संभवतः इंदौर के या मध्य प्रदेश के ऐसे पहले डॉक्टर हैं जो भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं, जो विटामिन खाने से इनकार कर रहे हैं, जो अनावश्यक जांचें कराने से मना कर रहे हैं, जिनका एक ही कहना है कि आप हिम्मत रखिए, बहुत ज़रूरी हो डॉक्टर आपको बताएगा तब आप ये सब करिए। अपने मन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमसे अपने मन से ना तो सिटी स्कैन कराइए, अपने मन से ब्लड टेस्ट भी मत कराइए, और अपने मन से जो है वो डॉक्टर पर ये प्रेशर मत बनाइए कि मुझे भर्ती कर लीजिए। फिजिशियन को लगेगा, MD डॉक्टर को लगेगा, वो आपको सही सलाह देगा। डेंगू हो, मलेरिया हो, या कोई वायरल बीमारी जिसमें कि स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, टाइफाइड है, मियादी बुखार हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर शाह कहते हैं कि केवल पैरासिटामोल देकर, यानी बुखार उतारने की गोली देकर ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, सावधानी बनाए रखें, मास्क पहनें, क्योंकि अगर आप कोरोना वीर हैं, कोरोना से लड़ चुके हैं, उसे हरा चुके हैं, तो भी आप अजय या अपराजय नहीं हो गए हैं। सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए, लेकिन डरिए बिल्कुल मत और घबराइए बिल्कुल मत। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।